बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे। आपको बताएंगे निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मैं तस्दीक करता हूँ। आमिर मीर के मुताबिक निगरान काबीना ने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सज़ा मुअत्तल की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है, जबकि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का यह भी कहना है कि केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। जबकि इसी हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो निगरान वज़ीर आला ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि सज़ा मुअत्तली जो है इससे मुतालिक दरख्वास्त जो है वो उस्मान बुज़दार के दौर में भी आई थी, लेकिन उन्होंने सुने बगैर ही इसको रिजेक्ट कर दिया था। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने ये दरख्वास्त कोर्ट में रेफ़र कर दी है। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी ज़मानत रहेगी या नहीं रहेगी। इस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं उनका क्या ओपिनियन है, कानूनी दायरा कार क्या है, कानून के तकाजे क्या हैं, वो भी हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे। उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। जो मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनका बाकायदा तारुफ कराते हैं और फिर सवाल जो है अपना बुनियादी उनकी तरफ लेकर चलेंगे। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन रज़ा खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मोहसिन साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट आदिल निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मोहसिन साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो बातें हो रही हैं कि निगरान हुकूमत ने जो दायरा कार उन्होंने या जो तरीक़ाकार उनका है, क्या उनके पास सज़ा मुअत्तली का कानूनी इख्तियार था, नहीं था, उन्होंने जो किया वो करना चाहिए था, वो ठीक है नहीं है, या फिर ये नवाज़ शरीफ की एक और नवाज़ शरीफ के लिए फेवर है या रिलीफ है? सर, इस हवाले से बताइएगा, आप क्या समझते हैं जो निगरान पंजाब हुकूमत का तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है या नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमतें अगर आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम किया तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। और पीटीआई के पास वकला की बड़ी टीम है। अगर वो समझते हैं कि ये गैर कानूनी काम है तो इसके ख़िलाफ़ अदालतों से रुजू कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये काबीना ने एक सर्कुलेशन असम्बली के तहत की है तो यकीनी तौर पे इसका उन्हें इख्तियार हासिल होगा। अब इसमें ये लीगल और टेक्निकल मसला है, मैं इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन एक हुकूमत जो है इस बारे में फैसला कर सकती है। ये बात तो सब जानते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त बड़ी सपोर्ट के साथ आए हैं और उनके केसेस भी देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और न्याय पे भी जो है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी दिखता है कि नवाज शरीफ के साथ माजी भी क्या कुछ हुआ था। उन्हें किस तरीके से इक़्तिदार से हटाया गया, उनके खिलाफ बेटे से तनख्वाह न लेने पे मुकदमा बनाया गया और वो उस वक्त अपनी बेटी के साथ वतन वापस आए जबकि उनकी बीवी बीमार पड़ी थी और उन्हें आके जेल काटी। तो ये सारी बातें हमें ज़हन-नशीन रखनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे का किस्सा है और ये काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। और जिन जर्नलों ने और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू किया था, ये उनकी गलतियाँ थी जिसको मौजूदा सिस्टम जो है वो ठीक कर रहा है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। ज़रा कानून के तकाजे जान लेते हैं जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब से। जुल्फ़िकार साहब, ज़रा बताइएगा, क्या निगरान हुकूमत के पास सज़ा मुअत्तली का इख्तियार था? इसकी वजाहत मोहसिन नकवी साहब भी दे चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार के दौर में भी दरख्वास्त आई थी, उन्होंने इसको बगैर सुने रिजेक्ट कर दिया था। हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने इसको कोर्ट में रेफ़र कर दिया है। इस हवाले से ज़रा आगाही दीजिएगा। हमारा एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, उसमें प्रोविजन 401 मौजूद है जिसके तहत गवर्नमेंट वो कर सकती है, उसको सस्पेंड भी कर सकती है, कोई पोर्शन या होली या कंडीशनली और अनकंडीशनली भी वो कर सकती है।
अब उसमें एक ये क्वेश्चन है कि जुरिस्डिक्शन का, कि चूंकि ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है और पंजाब गवर्नमेंट चूंकि जो सजा दी गई है वो इस्लामाबाद की एक फेडरल की कोर्ट ने दी है, ठीक। और उसकी अपील जो है, वो जो कन्विक्शन हुई है उसकी अपील पेंडिंग है बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और ये प्रोविंशियल के नहीं है, ना ही उस प्रोविंशियल के सब्जेक्ट में आता था, ना ही उसकी जुरिस्डिक्शन थी। तो ऑल्दो वो पावर्स तो वो गवर्नमेंट को हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट वो कर सकती थी और उसको इख्तियार था जो अंडर लॉ उसकी तशरीह में जाए तो जुरिस्डिक्शन के हवाले से। और सेकंड ये है कि जो उसमें गवर्नमेंट का वर्ड्स है, ये नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो। अलबत्ता जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो तो एक लिमिटेड पावर्स होती हैं, उसके पास उसने इलेक्शन कराना होता है और उसे एक लिमिटेड मैंडेट होता है, और उसके तहत उसने इलेक्शन करवा के वो जो आगे सौंप देना है जो इलेक्टेड लोग हैं उनके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनको इख्तियार नहीं था और वो नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया बासी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि 2018 की अगर हम बात करें तो सज़ा जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई थी। अब क्या इस हवाले से एतराज़ आएगा या फिर इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसका फैसला हतमी माना जाएगा? देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चूंकि सजा दी है और उसकी अपील अभी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक। तो इसलिए ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील या तो हाई कोर्ट उसको सस्पेंड करती, ठीक है, जिसके पास एक ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सजा मुअत्तल कर रही है। अब मैटर बिफोर द कोर्ट व सब जुडिस है। ठीक हो गया बासी साहब, आपका ओपिनियन आ गया है और आपने हमारी रहनुमाई भी की। आदिल, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ओवरऑल सिनेरियो डेवलप हो चुका है, क्या ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर और इंतकामी बुनियादों पर ही बनाए गए थे? बहुत शुक्रिया होगा आपको, मोहसिन रजा खान साहब और जो दीगर पैनलिस्ट और उनको सलाम। सबसे पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान में जिसके जो है हक में हवाएं चल रही होती हैं, आइन, उसके बाद कानून, उसके बाद एक्ट और उसके बाद फिर प्रोसीजर, पता नहीं कौन कौन सी चीजें भी निकल आती हैं, उसमें रिलैक्सेशन भी निकल आती है। तो अभी मियाँ साहब के हक में हवाएं चल रही है तो उसकी उनको हर जगह से ही मतलब रिलीफ जो है वो मिलता नजर आ रहा है। इस बहस में नहीं हम पढ़ेंगे कि जो सजाएं या जो केसेस थे वो बने कैसे थे, बनाए कैसे गए थे और उस टाइम जो सारी सूरत हाल थी वो भी मोहसिन रजा साहब ने उसके ऊपर थोड़ी सी भी रोशनी डाल दी है। बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने जो निगरान पंजाब गवर्नमेंट है बड़ा स्मार्टली जो है उन्होंने प्ले किया है। उन्होंने 2019 में जब मियाँ साहब पाकिस्तान से इलाज करवाने लंदन गए थे तो उस टाइम की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने इसी जो एक्ट है इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका 401 के तहत जो इसका सेक्शन है उसके तहत मियाँ साहब की जो सजा है उसको मुअत्तल किया था। तो अगर उस टाइम की बुज़दार हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने मुअत्तल किया था तो भी हम चले, हम तो इंटरिम है, हमने तो भी मरासिम भी बना रहे हैं, अगर खान साहब की हुकूमत कर सकती है तो हम भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन साथ साथ उन्हें सजा मुअत्तल करने के साथ मामला जो है उन्होंने कहा जी हम जो मुतल्लिका कोर्ट है उसको हमने कोर्ट्स को भिजवा दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही केसेस है, एमन फील्ड और अल अजीजिया और ये सारी चीजें, इसीलिए सारी जो है वो मामला आगे चल रहे हैं और उसको देखिए आगे जाके फ्यूचर में रिलीफ भी मिलेगा। आज मियाँ साहब ने इलेक्चुअल इस्लामाबाद हाई कोर्ट या नैब कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, इलेक्चुअल आज नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब कोर्ट में सरेंडर किया है कि जब कोर्ट पूछ रही है कि बताएं कि मियाँ साहब को हम जो है आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो नैब कह रही है बिल्कुल जरूरत नहीं है। मियाँ साहब को हम जमानत दे दें, जी बिल्कुल दे दें। उन्होंने कहा शरीयत के मुताबिक एक बार दोबारा पूछ लेते हैं कि आप नैब मियाँ साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है तो नैब ने कहा जी हम बिल्कुल इरादा नहीं रखते। तो जिस तरह ये केसेस बने हैं अब तो ओपन सीक्रेट है, उस टाइम जिस तरह से पाकिस्तान में एक पूरी एक रजीम थी और जो उसने पाकिस्तानी सियासत में जो मामला किए और एक पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में हालात पैदा किए और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी मतलब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट मियाँ साहब आप भी जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के तोशाखाना रेफरेंस में, जब वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर भी कर दिया उन्होंने, अदालत ने नवाज शरीफ को जो है वो दायमी वारंट भी मंसूख कर दिए हैं। अब क्या लग रहा है, क्या इलेक्शन से कबल मुस्तकिल तौर पर जो है नवाज शरीफ की बरियत मुमकिन हो सकेगी तमाम केसेस में? क्या एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना, क्योंकि देखिए ये केसेस बनाए भी इतनी स्पीडी इतनी तेजी से गए थे। उस टाइम हमने देखा नैब भी मुतारिक थी, गवाहान भी आते थे और पता नहीं कौन कौन से सबूत भी कोर्ट्स में पेश किए जाते थे। तो बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ था, मतलब दिनों में इन सारे केसेस का मतलब महीनों में इन सारे केसेस का ट्रायल हुआ।
अब क्योंकि हालात उनकी फेवर में है, अब उसी तरह दिनों, हफ्तों, महीनों में ही इसके अंदर उनको रिलीफ भी हमें मिलता हुआ नज़र आएगा और वो इलेक्शन के अंदर अभी जाएँगे, मोबिलाइज़ कर रहे हैं लोगों को। आज भी मतलब ये है कि रात के शायद मुलाकातें भी करें साबिक सदर ज़रदारी से या मौलाना से भी और दीगर लोगों से भी। तो वो तो इस मूड में है कि पॉलिटिकली एक्टिव रोल वो प्ले करेंगे। ऑल्दो 2 दिन की उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है, दोबारा 2 रोज़ बाद वो पेश होंगे। जो जिस सिस्टम ने जिस तरीके से 2016-17 में उनको अनफेम किया था, उनकी फेम जो है उसको खत्म की थी, वही सिस्टम आहिस्ता-आहिस्ता वो अदालतों में आएँगे, पेश होंगे, मीडिया में नज़र आएँगे, 6 सुर्खियाँ, हेडलाइन, दोबारा से अवाम में उनके लिए एक एक्सेप्टेंस भी पैदा होगी और जो इख़्ला उनके लिए जो है यहाँ पे पैदा किया गया था, वो भी पूरा। ठीक हो गया आदिल, आपका भी ओपिनियन आ गया है। ज़रा इस सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या निगरान हुकूमत के पास सज़ा मअतली का कानून मौजूद है या कानूनी इख्तियार है? 16% को ऐसा लगता है जबकि 84% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आवामी आरा जानने के लिए पाकिस्तान के मशहूर इदारे गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे जारी किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो 50% पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए जो है वो मस्बत करार दे दिया है, बेहतर करार दे दिया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने मुल्की मौशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली, जबकि 22% ने पीटीआई चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% ने मायूसी के साथ कहा कि मौशी बहरान का हल अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ज़रा इस सर्वे के हवाले से अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं उनके क्या ओपिनियन है। क्या उनको भी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ही वो वाहिद उम्मीद है कि जिसके ज़रिए जिनके वतन वापस आने से मुल्क की मईशत मज़ीद बेहतर हो सकती है? मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ ही वाकई उम्मीद की वाहिद किरण है, जैसे गैलप सर्वे भी बता रहा है कि उनके आने से मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी? तो देखें, इससे पहले 3 दफ़ा नवाज शरीफ के आने से मुल्क की मईशत बेहतर हुई थी। तो अभी भी ये तो की जा सकती है कि वो कोई ऐसा माशी प्लान देंगे जिससे मुल्क की माशी और इक़्तिसादी हालात बेहतर होंगे। लेकिन ये जो सर्वे हैं, ये मैं इन पे बिलीव नहीं करता जो ये सर्वे होते हैं और जो ये टेलीविज़न चैनल अपने सर्वे कराते हैं, अपने पोल कराते हैं। ये पता नहीं चलता है कि कितने लोगों से किया गया सर्वे है और कौन से लोग उसमें शरीक थे। तो लेकिन इसके बावजूद हमें एक होप रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ की वापसी से ये उम्मीद पैदा हुई है और ख़ुद उनका भी ये कहना है कि मैं सफ़र वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से 2017 को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ख़त्म किया था, उनकी हुकूमत ख़त्म की थी। गो कि अभी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये तो की जा रही है कि अगर मुल्की मामलात को बेहतर किया गया और एक सिम में चला गया तो मुल्क के हालात बेहतर भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर एक वक्त को हम आम आवाम को साइड पर कर दें, अगर सिर्फ आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूँ, माशाल्लाह आपका सोशल सर्कल बड़ा वास्ट है और उसमें आप समेत बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ पे बैरून मुल्क सरमायाकारों के लिए एक ख़ास एतमाद है और उनके आने से हम ये उम्मीद जाहिर कर सकते हैं या इस उम्मीद की किरण को रोशन होता देख सकते हैं कि बैरून मुल्क सरमायाकारी अब स्ट्रेंथन हो सकती है? देखिए, वो तो पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया है आर्मी चीफ ने, जो कि शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ है, SIFC। तो उसके तहत तो है कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी और कई सौ अरब डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को है। लेकिन उसके लिए भी आपको पता है कि सरमायाकार जब आते हैं तो उसके लिए एक माहौल बेहतर होना चाहिए, सियासी माहौल बेहतर होना चाहिए, मुल्क के अपने अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत ने मुल्क में दहशत गर्दी का ख़त्मा किया और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की थी और अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो माफिया हैं इन पर अभी भी काफ़ी लगाम पड़ चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो चीज़ें स्मगलिंग होती थी या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर, उसमें काफ़ी रुकावट पैदा हुई है, करेंसी की स्मगलिंग बंद हुई है और
इससे आप देखें कि ना सिर्फ रुपए की कीमत मुझसे कम हुई है, बल्कि पेट्रोल की कीमत में भी 40 रुपए की कमी हुई है। बिल्कुल। तो ये एक नेक सुकून है, और अगर इसमें आगे और बड़ा पाकिस्तान तो बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। आदिल, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ की वापसी से क्या मईशत में बेहतरी आएगी, और क्या आवाम की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिलने की तवक्को है? वोट बैंक में इजाफा हो सकता है नून लीग का? देखिए, जो पाकिस्तानी कौम है वो बिल्कुल चाहती है, जो उनके लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सियासत की है, मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बार उनके भाई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बार उन्हीं की जमात से काका नवाज़ी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5 बार उनको मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप ऑल्दो कम टाइम के लिए भी बीच में शामिल है, कोई एक भी टेन्योर ऐसा नहीं जो पूरा हो। तो लेकिन ओवरऑल लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जो लीडरशिप है, जो कौमी सियासतदान है, वो पाकिस्तान में आए, एग्जाइल में ना रहे, यहाँ के एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा लें और अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करें। और अगर कोई गवर्नमेंट में आता है तो अच्छे से गवर्नमेंट करे, अगर किसी को अपोजिशन मिलती है वो अच्छे से अपोजिशन करे और गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, ताकि अवाम के जो पब्लिक जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो, गुर्बत, बेरोजगारी, इसका खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, बैरूनी सरमायाकारी जिस तरह आप बात कर रही हैं वो आए। देखिए, बैरूनी सरमायाकार जो है वो किसी भी सूरत उन्होंने किसी फेस को देखकर पाकिस्तान में पैसा नहीं लाना। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको देखना है। उन्होंने देखना है कि अगर कोई सरमायाकार आ रहा है, उसने अपने पैसों के जरिए, सरमायाकारी के जरिए उसने कुछ अर्निंग करनी है, उसने कोई आके वैसे ही पैसे नहीं लगा देने। तो यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जब तक वो स्टेबल नहीं होता, वो एक लंबे अरसे तक स्टेबल नहीं चलता। अगर इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, 12 हम इस पर बात करते हैं कि चले एटलीस्ट 5 साल उसको चलने दे। ये ना हो कि दूसरे तीसरे साल जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स में या किसी न किसी केसेस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, वो तो अभी यही नजर आ रहा है कि इलेक्शन के इनेकाद से ही पॉसिबल है। तो थोड़ी सी इस हवाले से अगर बात करने, क्या लग रहा है कि अगली हुकूमत नून लीग की हो सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि मियाँ साहब चले खुद भी आए हैं। अब शायद से जो उनका कारकुन, जो उनका वोटर, उस तरह से मरियम बीबी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, शहबाज शरीफ साहब उनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाए। मियाँ साहब वो लीडर है, पंजाब 141 स्टेट्स है, 12-13 करोड़ आबादी है, असल बैटरी ग्राउंड ही पंजाब है, उसके वो लीडर हैं। तो अपना वोट बैंक रिवाइव करेंगे, साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, केपीके में बलोचिस्तान में मौलाना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो फोर्स ही हम यही कर रहे हैं कि अगर इसी तरह वो करते हैं, चलते हैं, तो एक वो भी हुकूमत जिसमें मतलब ये बाकी सियासी जमातें जो है ये शामिल हो सकती है, इत्तेहादी हुकूमत जो है ये बनाने के नजदीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें दिखाई देती है। प्राइम मिनिस्टर इसमें कौन होगा, मियाँ साहब होंगे कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, इसके बारे में भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिलहाल हमें इस पोजीशन पे नजर आ रही है कि वो हुकूमत साजी की जानिब जा सकती है। दूसरा, मियाँ साहब की रिवाइवल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है उसकी अहमियत में भी इजाफा हो गया। ठीक हो गया आदिल, आपका पॉइंट आ गया है। जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब, जैसे नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है, मईशत की बहाली को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है, गैलप सर्वे भी यही कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मईशत की बेहतरी मुमकिन है। सर, अगर सिर्फ हम ये बात डिस्कस कर लें कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ साहब को तमाम मुकदमात में बरियत मिल जाए और वो तमाम केसेस जो हैं ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? देखिए, एक तो केसेस के, लेकिन उससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि उसकी नवाज शरीफ की आने से कोई मईशत में बेहतरी आ सकती है या नहीं, इसको अगर देखा जाए, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान को, उसमें कोई ऐसा प्लान नहीं दिया कि वो क्या प्लान है वो होगा कि जिसके लिए मईशत जो है वो बेहतर हो सकेगी। सेकंड ये है कि एक शख्स के उसका प्रीवियस भी हिस्ट्री देखी जाएगी कि वो क्या कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर 1981 में उनको फाइनेंस मिनिस्टर वो आए और उसके बाद 85 में चीफ मिनिस्टर पंजाब आए और उसके बाद 88 में चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, 90 में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, 97 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, 2013 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए और लास्ट गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, उनके भाई थे प्राइम मिनिस्टर। तो अगर 40-42 साल के अंदर मैं समझता हूं कि अगर ये तब्दीली नहीं आ सकी और माशी तौर पे हमारा मुल्क जो है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में गया है। दूसरी तरफ आप मलेशिया को देखें कि अगर वो महातीर मोहम्मद को एक उससे तो मेरे ख्याल में 1/4 या 1/8 भी टाइम नहीं मिला और वो वर्स्ट कंडीशन जो थी, जो
डिफॉल्ट कर रहा था, वो मुल्क रूस ने कहां से कहां उसको पहुंचा दिया एक थोड़े से अरसे के अंदर। तो ये अगर वो प्लानिंग के साथ वो चलते हैं और इस तरीके से ये कैसे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल करके मुल्क के अंदर सरमायाकारी वो लाएंगे और फिर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इसको कैसे ठीक करेंगे। फिर मुल्क की अदालतें, लोगों ने इस पे भी अल्टीमेटली देखना होता है कि क्या अदालतों से इंसाफ मिल सकता है और क्या लोग ये भी देखते हैं कि क्या इंसाफ जो है ना सिर्फ किया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। तो क्या वो इंसाफ होता हुआ नजर आता है और लोग अल्टीमेटली कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट से उनको इंसाफ मिल सकता है कि किसी का सरमाया अगर वो डूब रहा है तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो इन्वेस्टर वही आएगा कि जिसको पता हो कि इससे यहां से मैंने पैसा कमाना है, मैंने सरमाया लगाना है, तो इससे मैं आगे प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो कोई दी गई हो। फिर जहां तक जो है वो गवर्नमेंट का तल्लक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट वो आएगी और कैसी मजबूत गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट भी जो है वो नजर आती है कोलिशन गवर्नमेंट भी होगी। ये नहीं है कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे या 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कोई एक पार्टी भी ले सकती है। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो वो ब्लैकमेलिंग का वो सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर वो आपको 60, 70, 80 रुकनी कैबिनेट बनानी पड़ती है और उसके लिए वो मईशत के ऊपर जो इतना बड़ा बोझ होता है वो आपकी कैबिनेट होती है। और इस तरीके से ये कैसे आप ठीक कर सकते हैं? या तो आप देखें कि जिस तरह का यूरोप में या बाकी जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क के 10 रुकनी कैबिनेट बनाए और उसके बाद जो है वो सारे मामला जो है वो ठीक करें और ये प्रोटोकॉल कल्चर जो है वो खत्म करें। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। जरा इस सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। क्या वाकई नवाज शरीफ की वतन वापसी से लोगों के मौशी मसाइल हल हो जाएंगे? सिर्फ 19% को ऐसा लगता है जबकि 81% ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आपको बताएं कि आज अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद आइंदा नस्लों को जंगों की तबाहकारियों से बचाने और दुनिया भर के तमाम ममालिक को मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करने और 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो क़याम अमल में लाया गया, इसकी कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे। इसका मकसद ये था कि आलमी कवानीन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, हुकूक इंसानी और दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए मदद फराहम करना इसका मकसद है। इसके बुनियादी शराइत कह लें वो हैं। अब हम अपने मेहमानों से जानेंगे, जिस तरह से आज ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम अमल में लाया गया, जिस मकसद के तहत इसका क़याम अमल में लाया गया, क्या ये अपना मौसर किरदार मुहैया कर रही है? क्या इस मकसद को पूरा करने में कामयाबी के साथ आगे चल रही है, नहीं चल रही, या फिर कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो अगर हम मसला फ़लस्तीन या फिर मसला कश्मीर की बात करें, इन दोनों के लिए रुकावट साबित हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना वो कलीदी किरदार नहीं अदा कर पा रही। मोहसिन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकसद के लिए कायम हुई थी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब है। उसका मकसद ही चंद मुल्कों की बलदस्ती कायम करना था। और आप देख लें कि पूरे आलमी इस्लाम में किसी मुल्क के पास वीटो पावर नहीं है और तमाम वीटो पावर जो है यूरोपियन मुल्कों के पास है, चीन के पास, रूस के पास है। तो ये एक ऐसा इदारा है जिसने एशिया को और अफ्रीका के मुल्कों को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और आलमी ताकतों की जो बदस्ती कायम करने की कोशिश की है। अब अगर हम देखते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला, तो आप देखें कि ये दोनों मसले जो हैं मुसलमानों के मसले हैं और ये एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। एशिया में जब इंडोनेशिया में ईस्ट तैमूर के ईसाइयों ने अलहदा मुल्क बनाने की तहरीक चलाई तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पे वहाँ पे एक अलहदा ईसाइयों का मुल्क बना दिया और इसी तरह सूडान में ईसाइयों के लिए एक अलहदा वतन कायम कर दिया। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई एक मुल्क या रियासत कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तैयार नहीं है। और इसके बावजूद कि अक़वाम मुत्तहिदा देख रही है कि 75 साल से कश्मीर में जिस तरह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का
कत्लेआम जारी है और फ़लस्तीन में, तो अभी पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत खुल गई है कि किस तरह वो बच्चों को ज़बह कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और किस तरह शदीद तरीन बमबारी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और उससे हवारी जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और इस तरह की चीरा दस्तियों के बारे में वो आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है जैसे आपने डिस्कशन में अपना ओपिनियन दिया, हम दीगर मेहमानों को भी शामिल करना चाहेंगे। आदिल, जिस तरह से अभी हम बात करें कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकसद के तहत बनाई गई 100 कमो बेश 192 मुल्क जो हैं इसके रुकन भी हैं, अगर वो ये डिमांड करें कि हम भी अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहते हैं, हम जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें जो है उसको यूटिलाइज़ करने दिया जाए, उसका मौसर किरदार अदा करने दिया जाए, तो आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार होना चाहिए था, मसला फ़लस्तीन को अगर सिर्फ मैं हाईलाइट करूँ तो उसमें अब तक वो नज़र आ जाता। आज इतने रोज़ गुजर गए हैं लेकिन हमें उस तरह से कोई मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, कोई लाएमल तय करता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा नहीं नज़र आ रही, बल्कि एक अजनबी सी खामोशी नज़र आ रही है। देखिए 78 इयर्स हो गए, 193 कंट्रीज दुनिया की यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सालाना इजलास भी होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल भी मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके नीचे काम कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अदारे हैं ये सारे के सारे अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी वीटो पावर की बात कर ली कि 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। अभी हमने बहुत ही अच्छी उसकी एग्जांपल देख ली जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है कि 2 बार सीज फायर की करारदाद अमेरिका ने जो है पहले जो है मंजूर नहीं हो रही थी, दूसरी बार जब मंजूर होती नजर आई तो उसको वीटो कर दिया। वीटो की पावर है अमेरिका के पास कि वहां पे गजा में लोग मर रहे हैं, बर्बरियत हो रही है, इसराइल जो है जारियत किए हुए है, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं है। दुनिया भर में जो सिविल सोसाइटी और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक इंसानी इक़दार को फॉलो करने वाले लोग हैं, कहीं भी तनाज़ा हो सबसे पहले जो बात की जाती है वो सीज फायर की बात की जाती है कि जंग बंदी कर ले, उसके बाद डायलॉग कर लेंगे। लेकिन अमेरिका और उसके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, यूरोप जिनके पास पावर है यूनाइटेड नेशन में, वो इस बात पे ही तैयार नहीं है कि वो सीज फायर करवाए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चल हमास की जानिब से जो है एस्केलेशन पहले पहल उन्होंने कर दी, तो फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास भी हो गया, सब सर जोड़कर बैठ गए। अगर ये इजराइल की जानिब से जारियत होती तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी 1 माह बाद जाके कॉल होना था, इतनी जल्दी इजलास ही ना हो पाता। क्योंकि अगर इससे कबल हम बात करें तो यूक्रेन के लिए तो फौरन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अभी तक खामोशी नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे वजह हम सिर्फ इस्लामोफोबिया ही देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं, देखिए ये अमेरिका के और यूरोप का इंटरेस्ट है। उधर रशिया है, ओपोनेंट था यूक्रेन के, तो वहां पे तो फौरी तौर पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है उसकी बैक पर खड़े हो गए। लेकिन जहां पर हम बात करें कश्मीर की, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर हल तलब मसला है। आज भी मसला है फ़लस्तीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर हल तलब मसला है। अगर हम बात कर ले यमन की, वहां पे इंसानी हकूक की जो वायलेशन होती रही, यूनाइटेड नेशन को कोई ख्याल नहीं है। बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, इवन इस टाइम जो इंडिया के अंदर जो सारी चीजें हो रही है, यूनाइटेड नेशन का एक बयान भी नहीं आता। अभी आप इसकी दोहरा म्यार यहीं से अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज और एक सैलाब आया, अपीलें की गई यूनाइटेड नेशन की जानिब से, सिर्फ वो कागजी कार्रवाइयां हुई और प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके स्पीच भी की यूनाइटेड नेशन से, लेकिन किसी ने कान तक नहीं धरा। यूनाइटेड नेशन मतलब के फ्लॉप हो गया पाकिस्तान की मदद करने के लिए, उसके अदारे जो है वो बिल्कुल हमें जो फ्लॉप दिखाई दी इस पूरी टाइम के अंदर। और यही है कि क्लाइमेट चेंज इस तरह की आफत यूरोप या अमेरिका में वहां आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे। बाकी अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वहां पे अमन मिशन, अमन फौजों के नाम पे जो सारी चीजें वहां पे की जा रही है, कंट्रीज को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अभी तक हम देखें कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका उसकी जो इत्तेहादी है उसका एक टूल है दुनिया में कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया आदिल, आपका ओपिनियन आ गया। जुल्फ़िकार अब्बासी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए था वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही? जवाब तो नफ़ी में होगा, क्योंकि ये 1945 में जब इसका क़याम अमल में आया गया तो इसका बेसिक पर्पज़ ही यही था कि ये दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए एक यूनाइटेड होनी चाहिए नेशंस। तो मैं ये समझता हूँ कि ये UNO नहीं है, बल्कि ये UNO का मतलब है USA। कि आप ये देख लें कि यहाँ UNO की करारदादें जो है वो कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, एरिट्रिया के हवाले से, बर्मा के हवाले से, बोस्निया के हवाले से वो सब मौजूद हैं। और उससे पहले आप देखें कि जब इराक पे हमला किया गया
तो सलामती कौंसिल कह रही है कि हमला नहीं करना, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है हमला नहीं करना, लेकिन अमेरिका कहता है कि मैंने करना और उसने कर दिया। और आज भी आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो बमबारी कर रहे हैं, वहाँ बच्चे जो मर रहे हैं, वहाँ जो जनरल पब्लिक जो है, बूढ़े औरतें जो है वो उनको शहीद किया जा रहा है। और ये WHO रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन सबको एक साइड पे रखते हुए वो जो बाइडन साहब जब वहां जाकर उनके साथ खड़े होते हैं और इसराइल को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और इनकी तहस नहस कर दो, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई परवाह नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा ये सिर्फ USA का नाम है, अमेरिका का नाम है। और ये जो और यही वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये उस वक्त जो एक इशू ये भी टच किया था कि हमें मुसलमानों को अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनानी चाहिए, ये हमारी अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है और ना ही मुसलमान की वहाँ कोई आवाज़ है। आपका ओपिनियन आ गया। जरा हम जल्दी से इस हवाले से पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। सिर्फ 6% को ऐसा लगता है, जबकि 94% इसको मानने से कासिर है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।